तो रूस ने यूक्रेन के विद्रोही कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत को मान्यता दे दी है, जिसके बाद ये महायुद्ध का जो संकट है और ज्यादा अपने चरम पर पहुंचा हुआ है, जिसका यूक्रेन समेत अमेरिका और ब्रिटेन ने विरोध किया और रूस पर प्रतिबंध की बात कही है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, इस वक्त आपके सामने मौजूद है, कीव एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। दरअसल भारतीयों को यहां पर वापस आने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके चलते ये तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। और 3 फ्लाइट्स जो कि एयर इंडिया की तरफ से तय की गई है 22, 24 और 26 की, क्योंकि 22 तारीख है, ऐसे में ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यूक्रेन में टेंशन इस वक्त हाई है, अपने चरम पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि रूसी सेना जिस तरह से डोनेस्क में दाखिल भी हुई है, उसके बाद ये टेंशन बढ़ गई है। 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित करने के बाद दिक्कतें जो हैं वो और भी ज्यादा हैं, और घर लौटने का इंतजार देखिए किस तरह से यहां पर किया जा रहा है। जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते हैं भारतीय। कुछ परेशानियां भी हैं, क्योंकि बीच में ही अपने भविष्य को छोड़कर लौटना पड़ रहा है, लेकिन जिंदगी यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। और परिवार के सदस्य भी यही चाहते हैं कि जो उनके बच्चे परिजन जो हैं वो जल्द से जल्द भारत वापसी कर सके, जिसकी कोशिशें भी जारी है। तो यूक्रेन की कीव एयरपोर्ट की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। खचाखच आप देख सकते हैं किस तरह से भरा हुआ है ये पूरा एयरपोर्ट, जहां पर परेशान हैं लोग। लेकिन खुशी इस बात की है कि भारत वापसी कम से कम सुरक्षित हो सकेगी महायुद्ध के इस पूरे मंजर में, क्योंकि जहां पर दिक्कतें लगातार आ रही हैं। कीव एयरपोर्ट पर बहुत से छात्र देखिए भारत आने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि एम्बेसी का आदेश आया है, सभी को देश जाना होगा, यानी कि वतन वापसी यहां पर करनी होगी। और साथ ही उनका कहना है कि टिकट महंगी है, सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसी टिकट के चलते ही वो वापस आ सकते हैं। लेकिन जो टिकट 20,000 तक की थी वो अब 60 से 1 लाख तक की पहुंची हुई है, जो सबसे बड़ी परेशानी इन छात्रों के लिए और परिजनों के लिए सामने आ रही है। जैसे कि इंडियन एम्बेसी का ऑर्डर आया था तो वो सभी इंडियंस के लिए ही था, भारतीयों के लिए। तो मेरे साथ मेरे सारे दोस्त, मेरी यूनिवर्सिटी के सभी बच्चे हैं। बट मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ इस मीडिया के थ्रू, जैसे कि इंडियन एम्बेसी ने ऑर्डर दिया था सभी इंडियन नेशनल्स को इंडिया वापस आने के लिए, बट उन्होंने जो फ्लाइट्स की टिकट्स है वो बहुत महंगी रखी है। तो उन्हें कुछ वर्क करना चाहिए, कम से कम उन्हें फ्लाइट्स की टिकट सस्ती रखनी चाहिए, वरना ऐसे लोगों को कतर एयरलाइंस या फिर दूसरी एयरलाइंस के थ्रू ना आना पड़े। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ कर रहे हैं यूक्रेन से। वहां विद्रोहियों से गोलीबारी में यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, हम जिस महायुद्ध का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल इन खबरों से और पुख्ता हो जाती है। गोलाबारी में बताया जा रहा है कि 18 यूक्रेनी जो सैनिक हैं वो जख्मी हुए हैं। यूक्रेन का 2 सैनिकों की मौत का दावा भी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के संकट को लेकर सामने आ रही है। पूर्वी यूक्रेन में गोलाबारी से मौत की खबर है। रूस समर्थक विद्रोहियों की ये गोलाबारी सामने आई है। नीरज कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, संकट जाहिर सी बात है बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, इस खबर के बाद कहा जा सकता है। बिल्कुल, यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि जो विद्रोही सैनिकों की तरफ से लगातार शेलिंग की जा रही है उसमें 2 यूक्रेन के सैनिकों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 84 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जो दोनों पक्षों में पहले एक समझौते के तहत तय हुआ था। उस सीज फायर के उल्लंघन के तहत 84 बार वायलेशन हुआ और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। तो देखिए, एक बात तो साफ है कि लगातार जो दोनों प्रांत हैं और यूक्रेन की जो मौजूदा सीमा है उसमें आपस में शेलिंग हो रही है। रूस भी दावा कर रहा है कि यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि रूस की तरफ से की जा रही, विद्रोही सैनिकों की तरफ से की जा रही। तो अभी ताजा हालात ये है कि 2 लोगों की मौत का, 2 सैनिकों की मौत का दावा किया है यूक्रेन ने विद्रोही सैनिकों की तरफ से जो गोलाबारी की गई है। शुक्रिया नीरज, नजर बनाए रखिएगा इस पूरी तस्वीर पर। आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। तो एक तरफ बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदले हालात में जश्न मना रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के घुसने के बाद वहां जश्न का माहौल दिखा। डोनेस्क में लोग आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। हालांकि जानकारी आप तक पहुंचा दे, डोनेस्क में रूसी सेना किस तरह से दाखिल हो चुकी है और फिर आतिशबाजी का जश्न भी यहां पर मनाया गया है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मिन्स्क समझौते का जिक्र जरूर किया जा रहा है, जिसको लेकर अमेरिका ने कहा कि रूस ने धज्जियां उड़ा दी है इस समझौते की। हालांकि कभी ये समझौता पूरी तरह से जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ। मिन्स्क 1 समझौता 2014 में हुआ, मिन्स्क 2 समझौता 2015 में हुआ। लेकिन ये 2 तस्वीरें जहां पर यूक्रेन में रूसी सेना डोनेस्क पहुंच चुकी है, दाखिल हो चुकी है, आतिशबाजी कर देखिए कुछ लोगों ने किस तरह से झंडा लहराते हुए, वहां का फ्लैग लहराते हुए आतिशबाजी भी यहां पर की है।
खुशी यहां पर जरूर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन महासंकट, महायुद्ध टला नहीं है, इतना तय है। तो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि रूस ने डोनेस्क ने सेना भेजने की बात यहां पर कही थी। शांति बहाली के लिए सेना भेजने का यह दावा यहां पर किया गया था, और किस तरह से रूस लगातार आगे बढ़ रहा है, अपनी सेना यहां पर भेज चुका है, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और रूस ने 2 प्रांत यानी कि लुहांस्क और साथ ही डोनेस्क को स्वतंत्र देश घोषित भी किया है। क्या होगा जब दुनिया के 2 महाशक्तिशाली देशों के बीच युद्ध होगा? क्या होगा जब अमेरिका और रूस एक दूसरे पर बम बरसाएंगे? क्या होगा जब दुनिया के सभी देश इस महायुद्ध में शामिल हो जाएंगे? क्या अमेरिका और रूस की जंग से तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है? रूस और यूक्रेन के संकट ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश की मान्यता दे दी। मेरा मानना है कि डोनेस्क प्रांत और लुहांस्क प्रांत की स्वतंत्रता और संप्रभुता को मान्यता देने के लिए लंबे समय से लंबित फैसले पर तुरंत निर्णय लेने की जरूरत है। मैं फेडरेशन असेंबली से इस फैसले का समर्थन करने और दोनों प्रांतों के साथ दोस्ती और आपसी मदद के समझौते की पुष्टि करने का अनुरोध करना चाहता हूं। हम इस दस्तावेज का मसौदा तैयार करेंगे और इस पर हस्ताक्षर करेंगे। इधर पुतिन ने ऐलान किया और उधर डोनेस्क प्रांत में विद्रोहियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लुहांस्क प्रांत में तो गाड़ियों की एक परेड तक निकाली गई। सवाल है कि क्या रूस ने यूक्रेन से जंग की पहली चाल चल दी है? पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन की सरकार स्वतंत्र नहीं है, यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नेटो की मौजूदगी रूस के लिए खतरा है। पुतिन ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन के पास एटम बम है। यूक्रेन एटम बम का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकता है। यूक्रेन में रूस के दखल के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भी प्रतिक्रिया आई है। Військ, воно не змінюється за останні вже тижні. Ми бачимо ті чи інші невеличкі ротації. Я б не називав би сьогодні. रूस के इस फैसले पर यूरोपीय संघ, नेटो, अमेरिका और ब्रिटेन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। Recognizing the breakaway republics of Donetsk and Lugansk. This is plainly in breach of international law. It's a violation, a flagrant violation of the sovereignty and integrity of Ukraine. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. In doing so, he has put before the world a choice. We must meet the moment and we must not look away. रूस के राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि उनके एक्शन का रिएक्शन होना तय है, इसलिए उन्होंने तुरंत डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत में अपनी सेना तैनात करने का आदेश दे दिया। डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत से रूस की सेना और उसके टैंकों की तस्वीरें सामने आई हैं। पुतिन की सेना के यूक्रेन की सीमा में घुसने से दोनों ही देश सीधे टकराव की स्थिति में आ गए हैं। रूस के करीब 2 लाख सैनिक पहले ही यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं। यूक्रेन की सीमा से करीब 35 किलोमीटर दूर रूस के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। टेंशन बहुत हाई है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका की पूरी नजर है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अब किनारे खड़े रहने का वक्त नहीं है। राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर अमेरिका ने यूक्रेन से अपने सभी स्टाफ को पोलैंड शिफ्ट कर दिया है। अमेरिका रूस पर कई बड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही आदेश जारी करेंगे जो अमेरिकी नागरिकों को लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट से रोकेगा। अमेरिका के अलावा यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन भी पाबंदियां लगाने की बात कह रहे हैं। इस बीच अमेरिका के रक्षा सचिव एंथनी ब्लिंकन ने
यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी फोन पर बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और आइए अब आपको एक मैप के जरिए बताते हैं कि किस तरह से दो प्रांतों को अब रूस ने कर दिया है पूरी तरह से आजाद घोषित, यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर। ये वो मैप है यूक्रेन का। अब देखिए रूस और यूक्रेन जो कि इस वक्त आमने सामने है, यूक्रेन में लुहांस्क और डोनेत्स्क का, और इन्हीं को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। पुतिन के इस फैसले को यूक्रेन पर उनके नए दाव के तौर पर देखा जा रहा है। और जिन दो प्रांतों को अलग देश की मान्यता दी है वो कहां है और इस फैसले का क्या असर होगा? सबसे पहला असर ये कि पुतिन के इस कदम के बाद युद्ध तय लग रहा है और साथ ही माना जा रहा है कि रूस की तरफ से विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश की मान्यता देने से पूर्वी यूक्रेन में लंबे वक्त से जो विवाद चल रहा है उससे ये और भड़केगा। साथ ही इस एरिया में शांति बनाने की कोशिश को भी एक बड़ा धक्का लगता हुआ नजर आता है। युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच कहा जा रहा है, लेकिन रूस के सामने मुख्य रूप से अमेरिका खड़ा है। कैसे, अब ये भी आपको बताते हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ताजा ऐलान के बाद अमेरिका की तरफ से यूएनएससी में कहा गया कि पुतिन ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ा दी है। यूएनएससी में रूस ने कहा कि मिन्स्क समझौते में रूस साझेदार नहीं है। अमेरिका का कहना है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता देना गलत है। वहीं रूस का कहना है कि पूरे मामले में पश्चिमी देशों की नकारात्मक भूमिका है। अमेरिका रूस के फैसले को यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला बता रहा है, जबकि रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि वो कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार हैं। मिन्स्क समझौता 2014 में हुआ, फिर 15 में भी हुआ। कुछ मुद्दों पर सहमति जरूर बनी थी। न्यूयॉर्क में यूएनएससी की बैठक में रूस ने बयान दिया। क्या वो बयान है, सुन लीजिए। रूस ने कहा कि वो कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। रूस की तरफ से कहा गया कि साल 2014 में ही दोनों राज्यों ने यूक्रेन से अपने को स्वतंत्र घोषित किया था और यकीनन ऐसा हुआ था। साल 2014 में दोनों को स्वतंत्र घोषित किया गया था। हमने तो सिर्फ अभी मान्यता दी है। ये रूस ने अपना पक्ष यहां पर रखा है। रूस के प्रतिनिधि की तरफ से यह भी कहा गया कि रूस मिन्स्क समझौते में साझेदार नहीं है। रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की भूमिका नकारात्मक है। यूनाइटेड नेशन की आपात बैठक में अमेरिका ने कहा कि रूस ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल साल 2014-15 में उन शांति समझौता का हवाला यहां पर दिया जा रहा था जो पूर्वी यूक्रेन की समस्या का राजनीतिक हल तलाशने और लड़ाई रोकने के लिए किए गए थे। यानी कि यूक्रेन की सेना और रूसी समर्थक विद्रोहियों के बीच की लड़ाई को शांत करने के लिए मिन्स्क समझौता हुआ था। यूएनएससी की बैठक में भारत ने क्या बयान दिया, अब यह भी समझ लीजिए, क्योंकि भारत की नजर इस पर लगातार बनी हुई है, बहुत बारीकी से बनी हुई है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि पूरे मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, यही इसका एक रास्ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संकट पर भारत की नजर है। यूक्रेन पर सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील भी भारत के जरिए की गई। टीएस त्रिमूर्ति ने शांति बहाली के कूटनीतिक प्रयास करने की भी मांग की और साथ ही उन्होंने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया, सबसे ऊपर। We have been closely following the evolving developments relating to Ukraine, including developments along the eastern border of Ukraine and the related announcement by the Russian Federation. The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. यूक्रेन का मामला है, भारत यही चाहता है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो और बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए, यह भारत चाहता है। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन ने यह कहा है कि हम रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करने को तैयार हैं। यदि दोनों लोगों की बातचीत होगी तो मैं तो आश्वस्त हूं कि कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। भारत का जहां तक पक्ष है, भारत शांति चाहता है। भारत सदैव से विश्व शांति का पक्ष धर रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, कहा भारत शांति चाहता है इस पूरे मुद्दे को लेकर। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस के फैसले पर दुनिया के अलग अलग देशों का क्या स्टैंड है। इसे समझ लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन पर हमला यूएन सदस्यों पर हमला है। फ्रांस चाहता है कि रूस अपने फैसले से पीछे हटे। ब्रिटेन का कहना है कि रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाएंगे, जबकि रूस के समर्थन में खड़ा चीन कहता है कि मौजूदा स्थिति कई जटिल चीजों का नतीजा है। तो देखिए, वैश्विक स्तर पर तमाम देशों का आखिर क्या मानना है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे थे। और
बाजार पर युद्ध का डर किस तरह से साफ नजर आ रहा है, वो डिटेल भी अब आपके सामने। दरअसल कच्चे तेल के दामों में बहुत तेजी से उछाल देखने को मिला। यूक्रेन के 2 विद्रोही इलाकों को रूस की ओर से स्वतंत्र मान्यता दिए जाने के बाद कच्चे तेल के दामों में $2 से भी ज्यादा की तेजी आई। डोनेट्स्क और लुहांस्क का जिक्र हम कर रहे हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में कच्चे तेल का भाव $96 पार हो गया। इसके साथ ही तेल की कीमत 7 साल से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। रूस यूक्रेन में संकट का असर दुनिया भर के शेयर बाजार में भी देखने को मिला। एशिया से लेकर यूरोप के बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 अंक तक गिरा। इन सबसे मंदी से उभरती अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। तो यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव से वहां रह रहे लोग किस कदर परेशान हैं कि वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते हैं। रूस की तरफ से हर दिन उठाए जा रहे कदमों की वजह से यूक्रेन संकट लगातार गहराता जा रहा है। यूक्रेन में करीब 20,000 छात्र पढ़ाई के लिए रहते हैं। जब से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ी है, लोग जल्द से जल्द अपने देश वापसी चाहते हैं। यूक्रेन के कीव एयरपोर्ट की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, बड़ी संख्या में लोग इंतजार करते नजर आए। लोग टेंशन वाली जगह से निकलकर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखना चाहते हैं। भारत सरकार लगातार यूक्रेन रूस के बीच के विवाद पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। एयर इंडिया का विमान आज छात्रों को लाने के लिए कीव पहुंचेगा और वहां से भारतीय छात्रों को लेकर रात 10 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेगा। इसके अलावा 24 और 26 फरवरी को भी एयर इंडिया का विमान उड़ान भरता नजर आएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद घोषित कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन की सीमा के पास हथियारों और सैनिकों की तैनाती कर दी है। लेकिन ये उन छात्रों की, ये उन भारतीयों की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो बस इसे इंतजार में है कि जो विमान हिंदुस्तान से कीव एयरपोर्ट पहुंचेगा, जल्द से जल्द वो उसमें सवार होकर इस हवाई उड़ान को भरकर हिंदुस्तान पहुंच सके, अपने परिजनों के पास पहुंच सके, क्योंकि यही इनका अब मकसद है। जो संकट महायुद्ध का मंडरा रहा है, जो एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है, उसके चलते जाहिर सी बात है अब लौटना जरूरी भी हो गया है। और न्यूयॉर्क में यूएनएससी की बैठक में रूस ने क्या बयान दिया है ये समझ लीजिए, क्योंकि रूस चौतरफा आरोपों से इस वक्त घिरा हुआ है। रूस का स्पष्टीकरण आप सुनिए। रूस ने कहा कि वो कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। रूस की तरफ से कहा गया 2014 में ही दोनों राज्य ने यूक्रेन से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, हमने तो सिर्फ अभी मान्यता दी। रूस के प्रतिनिधि की तरफ से यह भी कहा गया कि रूस मिन्स्क समझौते में साझेदार नहीं है। रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की भूमिका नकारात्मक है। यूनाइटेड नेशन की आपात बैठक में अमेरिका ने कहा कि रूस ने मिन्स्क समझौते की धज्जी उड़ा दी। दरअसल 2014 और 15 के उन शांति समझौतों का हवाला दे रही थी जो पूर्वी यूक्रेन की समस्या का राजनीतिक हल तलाशने और लड़ाई रोकने के लिए किए गए थे। यूएनएससी की बैठक में भारत ने अपना पक्ष यहां पर रखा है, बयान दिया है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि पूरे मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संकट पर भारत की नजर है। यूक्रेन पर सभी पक्षों से संयम बरतने की भी अपील उन्होंने की। टीएस त्रिमूर्ति ने शांति बहाली के कूटनीतिक प्रयास करने की मांग की। साथ ही उन्होंने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को सबसे ऊपर बताया। तो भारत की नजर बनी हुई है। कुछ देर पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सुन रहे थे कि भारत अपनी तरफ से शांति चाहता है। जाहिर सी बात है, भारत एक शांति प्रिय देश है, युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है। और मकसद भी हमारा ये है, क्योंकि हमारे 20,000 से ज्यादा जो भारतीय हैं, जो छात्र हैं, वो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कुछ छात्रों की वापसी जरूर हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में अभी वापसी होनी है। रात 10 बजे ये तस्वीर भी नजर आएगी सामने, जब लौटकर यूक्रेन से वापस आएंगे वो भारतीय छात्र, वो भारतीय जो वहां फंसे हुए थे, जो वापस लौटना चाहते थे और लौटेंगे। कुछ छात्र लौट चुके हैं, उनसे भी यहां पर बातचीत की थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर देश अपना अपना पक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर रखता नजर आया। We have been closely following the evolving developments relating to Ukraine, including developments along the eastern border of Ukraine and the related announcement by the Russian Federation. The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. यूक्रेन का मामला है, भारत यही चाहता है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो और बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए, यह भारत चाहता है। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन ने यह कहा है कि हम रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करने को तैयार हैं। यदि दोनों की बातचीत होगी तो मैं तो
आश्वस्त हूं कि कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। भारत का जहां तक पक्ष है, भारत शांति चाहता है। भारत सदैव से विश्व शांति का पक्ष धर रहा है। तो रूस यूक्रेन पर नजर न सिर्फ अमेरिका की बल्कि किस तरह से भारत की, यूरोपीय देशों की बनी हुई है, वो अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस के फैसले पर क्या कुछ अलग अलग देशों का स्टैंड है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन पर हमला यूएन सदस्यों पर हमला है। फ्रांस चाहता है कि रूस अपने फैसले से पीछे हट जाए। रूस जिस तरह से फैसले ले रहा है उसे कदम पीछे हटाना चाहिए। ब्रिटेन का भी यही कुछ मानना है। रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाएगा अगर इसी तरह से रूस आगे बढ़ता रहा। जबकि रूस के समर्थन में खड़ा चीन जो है वो क्या कहता है, मौजूदा स्थिति कई जटिल चीजों का नतीजा है। यानी कि चीन इसे पूरी तरह से रूस के पक्ष में नहीं मानता, लेकिन साथ जरूर रूस का देता हुआ नजर आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये वो देश हैं जो मामला सुलझाना तो चाहते हैं लेकिन अलग अलग खेमे में बटे हुए नजर आते हैं। और इस चुनाव के पहले अपने इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत की और कहा कि बीएसपी की अपने वोटरों में पकड़ बनी हुई है। बीएसपी के साथ जाटव और मुसलमान जुड़े हुए हैं। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटव वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा? मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ रहेगा। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है जी। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में। परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने इस चुनावी इंटरव्यू में पहला इंटरव्यू न्यूज 18 को दिया। इस चुनाव का सबसे बड़ा इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे। बड़े राज्य में चुनाव अभी कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट? ऐसा मैं नहीं कहता। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जब हम एक दूसरे को समान रूप से देखेंगे तभी हम वास्तव में लोड शेयर कर सकेंगे। एरियल इंडिया द्वारा शुरू किया गया अभियान पूरे देश में महिलाओं और प्रभावशाली लोगों के बीच गूंज रहा है, जो घर में जेंडर इक्वालिटी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है। आइए देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट फैब्रिक केयर इंडिया मिस्टर शरद वर्मा का आखिर क्या कुछ कहना है इस बारे में। 95% लोग मैरिड मैन को लगता था कि लॉन्ड्री जो है एक खाली वुमेन्स जॉब है। Everybody and anybody can get impeccable laundry results, right? There is no excuse for men to not do the laundry or to share the load. हिंदुस्तान में हमारा सर्वे कहता है women really want and we are really appreciative actually of the change that's happened, but they want the change to be faster. So that's what this year is about. Let's go back and look at what's really coming in the way of making the change that we are all capable of.